नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ज्ञान प्रकाश में। तो जैसा कि हम रिसर्च पढ़ रहे हैं और रिसर्च में हमारी 5 यूनिट रिसर्च मेथोडोलॉजी है जो हमारा यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट है, उसकी हमने 5 यूनिट हमारी जो है कंप्लीट कर ली है। और आज हमारी जो नेक्स्ट यूनिट है वो हमारी यूनिट 6 है, जिसमें क्या टॉपिक है, तार्किक विचार, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लॉजिकल रीजनिंग। तो ये लॉजिकल रीजनिंग क्या है, तो हम उसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा आपको बता देना चाहते हैं लॉजिकल रीजनिंग का अर्थ क्या है, लॉजिकल रीजनिंग के प्रकार क्या हैं, वर्बल रीजनिंग क्या है ना। तो इस तरह से लॉजिकल रीजनिंग का अर्थ क्या है, तो सबसे पहले हम लॉजिकल रीजनिंग जानते हैं कि यह है क्या। ठीक है, तो वास्तविकता में ये क्या है कि लॉजिकल रीजनिंग थिंकिंग का एक रूप है। क्या है, थिंकिंग मतलब सोचने का एक तरीका है, रूप है, एक सोचने का एक ढंग है। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग क्या है, सोच का एक ढंग है, जिसमें कैंपस और कैंपस के बीच संबंधों का उपयोग परिसर और संबंधों द्वारा निहित निष्कर्ष निकालने के लिए कठोर तरीके से किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या है कि कैंपस और कैंपस के बीच जो उपयोग किया जाता है संबंधों का, परिसर और संबंधों। देखिए आप रीजनिंग में क्या होता है, जैसे संबंधों, जैसे आपको इस तरह से दे देते कि ए बी का भाई है तो बी सी की बहन है, तो इस तरह से रीजनिंग आती है ना, तो उसमें आपको बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा समझना मुश्किल हो जाता है। तो उसी तरह का जो इसमें ये सब चीज़ें आती हैं आपके रीजनिंग में, तो वो सब चीज़ें यही दर्शाती हैं, ये संबंधों का निहित जो निष्कर्ष निकालने के लिए कठोर तरीके से किया जाता है, बहुत घुमा फिरा कर आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं। ठीक है, फिलॉसफी ऑफ साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिकल रीजनिंग के विभिन्न रूपों को मान्यता दी गई। अच्छा, ये क्या कहता है कि फिलॉसफी ऑफ साइंस मतलब साइंस की जो फिलॉसफी है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लॉजिकल रीजनिंग के विभिन्न रूप को मान्यता दी गई है। मतलब किन किन चीज़ों में, किन किन एग्जामों में लॉजिकल रीजनिंग आती है। जैसे कि यदि आप आईएएस के इच्छुक हैं, ठीक है, यहाँ पे और भी तमाम चीज़ें दी गई थी, बट मैंने जो मेन है, जैसे आपका यूजीसी नेट ले लीजिए, ठीक है, आईएएस में तो आती है रीजनिंग। उसके अलावा आप देखिए आपका यूजीसी नेट का एग्जाम है ना, 6 यूनिट है, तो ये आपकी तार्किक विचार यानी लॉजिकल रीजनिंग है, मैथमेटिकल रीजनिंग जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में जो रीजनिंग हमारी आती है, तो ये आजकल कॉमन हो गया। आईएएस का एग्ज़ाम, एसएससी का एग्ज़ाम और एससी का एग्ज़ाम, काफ़ी सारे एग्ज़ाम है जो हमारे यूपीएससी के काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, यूजीसी के एग्ज़ाम्स, तो उनमें रीजनिंग आती ही है। ठीक है, तो रीजनिंग क्या है, ये एक जो है परीक्षाओं के लिए सिलेबस का एक प्रमुख हिस्सा है, मुख्य हिस्सा है जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो प्रतियोगी परीक्षाओं के सिलेबस का ये एक मुख्य हिस्सा है, प्रमुख हिस्सा है। मौखिक क्षमता, इसमें क्या क्या आता है इसके अंतर्गत, मौखिक क्षमता, व्याख्या, सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक तर्क होते हैं इसमें, और मौखिक और गैर मौखिक, मतलब मौखिक भी और गैर मौखिक तर्क के साथ जो तर्क होते हैं इसमें लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोलते हैं, हिंदी में हम इसी को लॉजिकल, वास्तविकता में हम लॉजिकल रीजनिंग किसको कहते हैं, आप यहाँ से 2 लाइन में आप समझ जाएंगे। मौखिक क्षमता, व्याख्या, सामान्य जागरूकता, विश्लेषणात्मक तर्क, और मौखिक और गैर मौखिक, इन सब चीज़ों को मैं आपको पहले पढ़ा चुकी हूँ। तर्क के साथ लॉजिकल रीजनिंग आमतौर पर भारत के प्रचलित परीक्षा स्ट्रक्चरिंग प्रैक्टिसेस के प्रारंभिक चरणों का एक हिस्सा है। मतलब प्रारंभिक जो शुरुआती चरण होते हैं प्रैक्टिस के, उनका एक हिस्सा होता है भारत में प्रचलित जो परीक्षाएं हैं उनके प्रारंभिक चरण में। जैसे कि यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट में आपका ये आता है ना, रिसर्च मेथोडोलॉजी में 6 यूनिट आपकी तार्किक विचार है। ठीक है, रीजनिंग यानी लॉजिकल रीजनिंग है, तो ये प्रारंभिक चरणों का एक प्रमुख हिस्सा होता है। तो ये हमारी हो गई, हमने संक्षिप्त में इसको समझ लिया है लॉजिकल रीजनिंग का अर्थ। अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि लॉजिकल रीजनिंग के प्रकार क्या क्या होते हैं। तो मुख्य जो होते हैं क्या होते हैं, डायग्राम से लेकर कॉम्प्रिहेंशन तक, पैसेज तक, मतलब कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपका संचार, जिसको बोला मैंने, डायग्राम से लेकर के संचार तक। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट और टॉपिक्स की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। क्या है, देखिए, डायग्राम से लेकर जो है कॉम्प्रिहेंशन यानी संचार क्षमता तक आपका जो है ये लॉजिकल रीजनिंग जो है के कॉन्सेप्ट टॉपिक्स की एक विस्तृत बहुत बड़ी रूप श्रृंखला जो है इसमें शामिल है। किसकी, लॉजिकल रीजनिंग की श्रृंखला किसमें शामिल है, कॉम्प्रिहेंशन, पैसेज में, डायग्राम ले लीजिए आप, उसमें इन सभी चीज़ों में जो लॉजिकल रीजनिंग की जो भूमिका है वो एक विस्तृत रूप में है। ठीक है, आरंभ करने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है
कि लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की 2 श्रेणियों में बांटा गया। मतलब आरंभ करने के लिए, इसको प्रारंभ के लिए लॉजिकल रीजनिंग जब आरंभ करने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि लॉजिकल रीजनिंग की कितनी श्रेणियां हैं। 2 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है इसको। अब वो 2 श्रेणियां कौन कौन सी है? तो सबसे पहली हमारी जो है वो है वर्बल रीजनिंग। तो आप थोड़ा थोड़ा इसको भी समझ लीजिए, इसका अर्थ क्या है, क्या कहते हैं, क्या वर्बल रीजनिंग क्या है और नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, ठीक है। तो आप देखिए, वर्बल रीजनिंग उम्मीदवारों को शब्दों के में व्यक्त की गई समस्याओं और कॉन्सेप्ट को लॉजिकल रूप में समझने की उनकी क्षमता मूल्यांकन करती है। अब देखिए, वर्बल रीजनिंग क्या है? इसमें उम्मीदवारों के शब्दों में व्यक्त की गई समस्याओं, मतलब जो शब्दों में व्यक्त की गई जो समस्याएं होती हैं, कॉन्सेप्ट होते हैं जो, है ना, उनको लॉजिकल रूप से समझने के लिए उनकी क्षमता पर मूल्यांकन करती है। मतलब लॉजिकल रूप में आप वो समझने के लिए उनकी क्षमता मतलब उनकी कैपेसिटी कितनी है लॉजिकल रूप में। जैसे यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसकी तो उसमें जो ये लॉजिकल रीजनिंग है, तो इसमें मतलब शिक्षार्थी विद्यार्थी जो है उनकी क्षमता कितनी है, कितनी मतलब स्किल कह सकते हैं, तो वो कितना है उनका, वो सब मूल्यांकन, उसी का मूल्यांकन करने के लिए ये हमारा यूजीसी नेट में लॉजिकल रीजनिंग, या यूजीसी नेट के अलावा जितने भी एग्जाम है, आईएएस है, मतलब उनकी क्षमता का मूल्यांकन करने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत ये आता है। इस प्रकार के लॉजिकल रीजनिंग प्रश्नों में आमतौर पर संभावित निष्कर्षों के साथ दिए गए तर्क में शामिल होते हैं। देखिए, संभावित निष्कर्ष कैसे, आगे पढ़िए, जिन्हें चुनने की आवश्यकता होती है। आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज किसमें आता है? देखिए, आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, पहेलियां, सादृश्य, प्रतीक और कई अन्य विभिन्न प्रकार की शब्द आधारित समस्याएं भी मिल सकती हैं। अब देखिए, इसमें क्या क्या, इसमें कि मतलब रीजनिंग किसमें आती है, तो किसके अंतर्गत, मतलब जैसे आपको कॉम्प्रिहेंशन संचार में भी मिल सकती है, उससे संबंधित पैसेज दे दिया गया, उसमें रीजनिंग, पहेलियां दे दी गई, अब उसमें रीजनिंग है आपकी, है ना, तो उसमें आप तर्क, सादृश्य, प्रतीक, कैलेंडर जैसे होता है तो कैलेंडर से तर्क, मतलब उसमें रीजनिंग दे दिया गया, या कोई संबंधी जैसे ए बी का भाई, इस तरह की रीजनिंग दे दी गई। आगे मैं आपको बहुत क्वेश्चंस भी समझाने वाली हूँ, और थोड़ा सा आपको वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है ये भी बताने वाली हूँ। उससे पहले क्वेश्चंस होंगे आपके, उससे पहले आप जो है वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या पैसेज, पहेलियां, सादृश्य, प्रतीक और कई अन्य विभिन्न प्रकार की शब्द आधारित समस्याएं भी मिल सकती है, ठीक है। इस तरह की समस्याएं जो है वर्बल रीजनिंग में पाई जाती है। ये छोटा छोटा आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए, इसलिए मैंने आपके लिए नोट्स बना के रखा, ताकि आप लॉजिकल रीजनिंग वास्तविकता में है क्या। वैसे लोग आजकल क्या है कि डायरेक्ट रीजनिंग में क्वेश्चंस आपको समझाए जाते हैं, थ्योरिकल नहीं बताते, बट मैं थ्योरिकल इसलिए बताना चाहती हूँ कि कहीं से भी आपका कोई क्वेश्चन छूटे ना, ठीक है। तो हम आपके लिए इतनी मेहनत सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं कि आपका कोई भी क्वेश्चन कहीं से छूटे ना, मेरी पूरी कोशिश यही है। आप भी अपने जो है वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आप सभी लोग वीडियो देख के, कुछ लोग लाइक नहीं करते, तो आप सभी से जो है अनुरोध है कि आप सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं। नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है? नॉन वर्बल रीजनिंग में चित्र और डायग्राम होते हैं। क्या क्या होता है इसमें? चित्र होते हैं। अब देखिए, इसमें क्या होता है, पहेलियां, पैसेज, सादृश्य, प्रतीक, और तो ये जानना भी आपको बहुत जरूरी है। वर्बल रीजनिंग, अब जैसे क्वेश्चन यहाँ से बन गया, पैसेज, पहेलियां, सादृश्य, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कौन सी रीजनिंग के? तो ये वर्बल रीजनिंग हमारी होती है, ठीक है। और नॉन वर्बल के अंदर क्या आता है? डायग्राम जैसे बनाए जाते हैं, कोई चित्र दे दिया गया, डायग्राम दे दिया गया, ठीक है, इस तरह का जो होता है ये हमारी नॉन वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है। तो और उम्मीदवारों की दृश्य जानकारी का विश्लेषण करना होता है और उपयुक्त उत्तर ढूंढना होता है। अब जैसे कोई मान लीजिए कोई डायग्राम बना के दे दिया गया, ठीक है, उसी में 4-5 क्वेश्चन, उसी डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे, तो उन्हीं डायग्राम से 4-5 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो उसी से आपको 5 मतलब उत्तरों को ढूंढना होता है। कोई चित्र दे दिया गया, जैसे चित्र में अक्सर आप लोगों ने देखा होगा लॉजिकल क्या होता है, मतलब कोई चित्र को दे दिया गया और कभी कभी क्या होता है 2 चित्र बनाए जाते हैं, उसमें आपको अंतर ढूंढना होता है कि 5 अंतर ढूंढिए, कुछ थोड़ा सा बहुत महीन अंतर होते हैं उसमें कि इससे इसमें अंतर ढूंढिए, कोई 5 अंतर ढूंढिए, है ना। तो इस तरह का ये भी एक वो होता है, चित्र के माध्यम से जो है क्वेश्चन को ढूंढना, है ना। तो इस तरह का जो है ये जो है आपका डायग्राम के चित्र के अनुसार या डायग्राम के अनुसार आपका जो है ये किसके अंतर्गत आता है, आपका नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो आपके क्वेश्चंस क्या हैं आप उन्हें देखिए। तो आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सबसे पहला आपका क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन पहला क्या, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये तो नहीं है कि यही क्वेश्चन आने वाला है। तो किस तरह के क्वेश्चन आते हैं मैं आपको वो समझाना चाह रही हूँ।
तो सबसे पहले जो हम देखते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन देखते हैं, तो आप ना इसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आप अब जैसे ये पहला क्वेश्चन हमारा दे दिया गया डी फिर डबल एन, ठीक है, ई डबल पी एच डबल आर, बीच में क्या आएगा एल डबल वी। अब क्या करते हैं कि समझने में बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है इन सब चीज़ों को। तो ये क्वेश्चंस के आधार पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ किस तरह से की रीजनिंग आपकी आती है और किस तरह से आपको शॉर्ट ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आपको बिल्कुल रीजनिंग जो है आपने बिल्कुल ईजी समझ में आनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे कि लास्ट वाला वर्ड जो है आप वो कैप्चर करेंगे, मतलब लास्ट वाला वर्ड लेकर चलेंगे। इधर एन है, इधर पी है, इधर आर है, इधर वी है, बीच में आपको बताना है क्या है। तो एन और पी इनके बीच में कितना अंतर है आप बताइए। इनके बीच में एक का अंतर, एक वर्ड का अंतर है ना, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है। तो एन और पी के बीच में कितने का अंतर है, एक वर्ड का अंतर है। उसी तरह से डी और ई के बीच में कितना अंतर है, डी और एफ के बीच में ई नहीं है ना, सिर्फ एक वर्ड का अंतर है, सिर्फ 1+ यानी 1+। तो ये आपका हो गया 1+ यानी 1 वर्ड का अंतर है, ठीक है। ई होती है इधर, डी के बाद ई और इधर पी है, लास्ट वाला आप लेकर चलिए। तो इसमें जो है एक अक्षर का अंतर है, ठीक है। उसी तरह से इसमें भी है, पी के बाद क्यू नहीं है, यहाँ पे आर है, ठीक है। तो इसमें भी 1+1 का अंतर है। एफ के बाद जी नहीं है, यहाँ पे एच है, ठीक है। तो इसके बाद आप लास्ट वाला अक्षर भी लेके चलेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। यहाँ से जो इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है इसमें आपका फर्स्ट लेकर चलेंगे तो फर्स्ट में भी आपका काम हो जाना है। तो फिर लास्ट में क्या है, आर के बाद ये आपका वी दिया हुआ है, तो यहाँ पे भी एक अक्षर का अंतर है आपका, आर और आर के बाद वी। यहाँ पे आपने आर है, आर के बाद एस का गैप होगा और टी 1+ मतलब 1। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका टी, ठीक है। तो लास्ट का वर्ड आप कैप्चर कर लीजिए, मतलब टी यहाँ पे आना है, टी के बाद यू छोड़ के वी आता है, तो यहाँ पे भी 1+ है। तो आपने कैप्चर कर लिया, मतलब लास्ट वर्ड आपका क्या है, टी है। अब देखिए यहाँ से आपका क्या है, टी है लास्ट वर्ड, ठीक है, लेकिन आपने यहाँ पे दोनों देखने हैं, ठीक है। तो मैंने बताया जैसे कि यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, यहाँ पे आपको फर्स्ट वर्ड और एंड लास्ट वर्ड दोनों को ही देख के चलना है। तो आपका लास्ट वर्ड, अब इसमें जो ऑप्शन में यहाँ पे भी टी दिया हुआ है, तो आप फर्स्ट वर्ड को लेके चले, यहाँ पे भी 1+ का अंतर था, मतलब डी के बाद ई नहीं है, एफ है, एफ के बाद जी नहीं है, एच है, और एच के बाद क्या नहीं है, यहाँ पे आपको बताना था। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा, एच के बाद आई नहीं है, फिर क्या आएगा आपका जे, तो जे डबल टी, यहाँ पे क्या आएगा आपका जे और डबल टी। जैसा कि मैंने अभी टी निकाला तो आपका राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, जे और डबल टी, ठीक है, ये होगा अपना राइट आंसर। तो आप ये 1+, ये कितने अक्षरों का बीच में अंतर आ रहा है आप इससे समझेंगे ना, तो आपके लिए इजी हो जाएगा, आपका टाइम भी बचेगा और फटाक से आप राइट आंसर जो है करेक्ट आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया आपका ये। फॉर एग्जांपल मैंने एक ही क्वेश्चन बताया, इसी तरह के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, उसमें काफ़ी क्वेश्चन मतलब 5 क्वेश्चन आते हैं। 5 क्वेश्चन में कोई भी इसी तरह का आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए पहला अक्षर मैंने कैप्चर करना है, आपने लास्ट में आपको डबल ये नहीं दिए जा रहे हैं, सिर्फ सिंगल एक वर्ड है और लास्ट का ही वर्ड चेंज हो रहा है, तो आपने पहले लास्ट का वर्ड कैप्चर करना है, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपका कैसे रीजनिंग आती है, मतलब क्रमांक के रूप में देखिए, आप क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए। इस तरह से हर एग्जाम्पल से मैं एक एक चीज़ दे देना चाहती हूँ आपको, ठीक है। तो क्रम में अगली संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब यहाँ पे दिया गया आपका 16, 30, 54, 88 और 132। तो जैसा कि मैंने बताया रीजनिंग में सबसे पहले आप अंतर ढूंढिए, इस तरह का जो भी है तो इनके बीच में अंतर कितना है आप ये देखिए। 16 और 16 में कितना जोड़े कि मतलब 30 से -16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहाँ 14 का अंतर है, ठीक है, 14 का अंतर है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आप क्या है कि 30 और 54 के बीच में कितने का अंतर है, 54 और 30 के बीच में कितने का अंतर है, 24 का आएगा आपका अंतर, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है कि 54 और 88 में जब आप लेस करेंगे 88 से 54 तो आपने कितना अंतर आना है यहाँ पे, 34 यानी 34 का अंतर आएगा, ठीक है। फिर 88 और 132 इसके बीच में कितना अंतर आएगा आपका, इसके बीच में 44 का अंतर आ रहा है, आप लोग लेस करते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारी संख्या होगी तो उनके बीच में कितने का अंतर होगा, 54 का होगा। कितना आएगा यहाँ पे, 54। तो आपने क्या कर देना है, सबसे पहले आपने 132 में 54 आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 132 में आप 132 में 54 जब ऐड करेंगे तो 6, 8 and 1, ठीक है, 186 आ रहा है आपका। तो आपका जो पहला ऑप्शन है
186 है। तो ये आपका पहला वाला ऑप्शन है, ये आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे क्या आएगा 186। तो इस तरह से। तो अच्छा, एक चीज़ आप ये भी देखते रहिए कि हर में सारे में किसी में 14 10 बढ़ के आपका अंतर मिल रहा है ना, यहाँ पे 14 फिर 24 फिर 34 44। इससे तो आपको अनुमान लग ही गया होगा कि 10 संख्या बढ़ा के दिया जा रहा है। उसके बाद आप समझ जाइए कि यहाँ पे 54 का अंतर होगा। ठीक है, तो इतना क्लियर है। इस तरह से आपको इजी, बिल्कुल इजी ट्रिक है या आपका समझने का, रीजनिंग का। और आप लोग कहेंगे, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप लोग की डिमांड होगी, आप लोग कमेंट्स में बताएं, तो मैं रीजनिंग की एक अलग से क्लास भी लेकर के आ सकती हूँ। ठीक है, आपके लिए जो कैलेंडर वाली क्लास है, जैसे कि वर्ष, महीना, सप्ताह, दिन, इनमें से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो एक ही क्लास में इतना पॉसिबल नहीं होता, जो इंपॉर्टेंट है वो तो मैं आपको बता ही रही हूँ। एक अलग से क्लास, अगर आप कमेंट्स में बताएंगे कि मैम एक अलग से क्लास लेके आइए इसकी, तो मैं एक अलग से भी क्लास आपकी लेके आ सकती हूँ। तो जैसा कि आप जो भी आपको ठीक समझे, अगर आपको एक अलग से क्लास चाहिए तो मैं उसका भी लेके आऊँगी। तो फिर अब क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि कथन दे दिए जाते हैं। जैसे कथन क्या है, पेन की कीमत। बहुत ध्यान से पहले पढ़ना होता है इसको, फिर समझना होता है। पहले सबसे पहले गलती क्या करते हैं, आप लोग क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं और आंसर दे देते हैं, है ना। क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ के अरे इसका आंसर तो ये होगा। ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। आपका ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा होता है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ें, बुद्धिमत्तापूर्ण, मतलब फिर उसमें जो है सोच, जैसे कि आगे दिया हुआ है कि लॉजिकल रीजनिंग है क्या, थिंकिंग का एक ढंग है, सोचने का एक तरीका है, तौर तरीका, सोच का एक ढंग है। ठीक है, आपकी सोच कितनी, आपकी स्किल कितनी है, तो इस तरह का आप तो ये सब अनुमान लगाने के लिए, इन्हीं के सबका परीक्षण करने के लिए जो ये लॉजिकल रीजनिंग इसमें यूजीसी नेट में आती है। तो क्या है, पेन की कीमत। पेन की कीमत पेंसिल से अधिक होती है। देखिए यहाँ पे स्टेशनरी का जो सामान होता है उसकी बात हो रही है कि पेन की कीमत जो है वो पेंसिल से अधिक होती है। ठीक है, तो आप लेके आई, पेन की कीमत जो है वो पेंसिल से अधिक होती है। फिर क्या है, पेन की कीमत इरेजर से कम होती है। अब देखिए, पेन की जो कीमत है वो पेंसिल से अधिक है, यानी कि पेंसिल की कीमत कम है। अब पेन की कीमत इरेजर से कम होती है, मतलब इरेजर से कम होती है, यानी कि इरेजर की कीमत पेन से भी ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी हो गई, इरेजर की। यहाँ से तो आपको समझ में आ गया होगा कि इरेजर की कीमत सबसे ज़्यादा होती है, मतलब है ना। पेन की कीमत इरेजर, मतलब इरेजर से पेन की कीमत कम होती है और पेन से पेंसिल की कीमत कम होती है। इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, तो सबसे महंगा क्या है यहाँ पे, इरेजर, इरेजर के बाद पेन, पेन के बाद पेंसिल। इतना आपको एक एक चीज़, एक एक ऑप्शन भी समझना होता है, ऑप्शन से ही आपको आंसर मिलेगा, है ना। तो आपको एक एक जो ऑप्शन है आपका, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना होता है। फिर क्या है, थर्ड कथन क्या है कि इरेजर की कीमत पेंसिल और पेन से अधिक होती है ना। इरेजर की जो कीमत है वो पेंसिल से और पेन दोनों से अधिक होती है। तो ये भी आपका कथन, आपका तीसरा कथन है, ये भी सत्य है। ठीक है, तो यदि पहले, इसमें क्या दिया गया है, यदि पहले दो कथन सत्य हैं तो तीसरा कथन क्या है। तो देखिए, पहला तो कथन सत्य है, ये तो इन्होंने सिद्ध कर दिया है कि पहला और दूसरा कथन सत्य हो गया। तो फिर तीसरा कथन क्या कहता है, तीसरा कथन में पूछ क्या रहा है कि इरेजर की जो कीमत है वो पेंसिल और पेन से अधिक होती है। तो वास्तविकता यही है कि इरेजर की कीमत, जैसे मैंने अभी पहले बताया है कि आप यही से समझे, 2 पॉइंट से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या पूछ रहा है प्रश्न में। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कीमत किसकी, इरेजर की। तो इरेजर की कीमत पेंसिल और पेन से अधिक होती है, हाँ तो अधिक होती है। तो ये जो कथन है, ये यदि पहले तो सत्य तो तीसरा कैसा है, सत्य है ना। ये भी कथन सत्य है, ये भी राइट आपका आंसर। तो इसमें क्या है, आपका सत्य के साथ जाएंगे, यानी पहला आपका जो ऑप्शन है, तो ये आपका सही होगा। ठीक है, तो जब आप बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, मतलब बौद्धिक इस तरह आपका लेवल अच्छा होगा, सोचने का तरीका, सोच का ढंग अच्छा होगा, तो आप जो है क्वेश्चन पहले ढंग अच्छा बनाना होता है, आपको क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना होता है, तभी आप उसका अच्छे से आंसर दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डैन जोशुआ का बेटा गाय का भाई है। ठीक है, डैन जोशुआ है, उसका बेटा है। ठीक है, डैन किसका बेटा है, जोशुआ का बेटा है। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों में, जैसे संबंधी से रिलेटेड है, मैंने अभी बताया था आपको, तो आप इन सब चीज़ों के लिए एक मैं आपको मतलब अपना पर्सनली एक वो देना चाहूँगी आपको, कि पर्सनल थॉट मेरा क्या है कि इन सब चीज़ों में जब भी मेरे साथ ऐसा होता था, इस तरह के क्वेश्चंस आते, तो मैं अपनी फैमिली से उसको जो है करके, मैं अपनी फैमिली समझ के उसको जो है
वो करती थी, सॉल्व करती थी। इससे आपको बड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे डैन की जगह पे आप ले लीजिए डैन जोशुआ का बेटा है, तो आप अपनी फैमिली में ही ले लीजिए या किसी की फैमिली में। पहले तो आप समझ लीजिए एक बेटा है ना, भाई है, माँ की बात हो रही है, फिर उसकी माँ की बात हो रही है, तो इस तरह से आप एक फैमिली ले लीजिए जहाँ पे भाई बहन पूरा फैमिली हो। आप किसी भी फैमिली को ले सकते हैं, फिर आप वहाँ से लेकर चलिए। डैन जैसे जोशुआ का बेटा, जोशुआ की जगह आप पिताजी को ले लीजिए कि ये मेरा पिताजी, ठीक है, मैं उनका बेटा हूँ, ठीक है। और गाय का भाई है, यानी कि गाय जो है ये इसकी जोशुआ का बेटा, मतलब जोशुआ जो है पिताजी है, डैन और गाय भाई बहन हुए, ठीक है। इस तरह से समझिए, जोशुआ क्या हो गए, ये यहाँ पे पिताजी हो गए पी से, ठीक है। डैन क्या हो गया, बेटा हो गया, बी से बेटा, ठीक है। और जी गाय जो है वो क्या हो गई, बहन हो गई, सिस्टर, यानी एस से, या बी से बहन यानी एस से आप ले लीजिए सिस्टर, ठीक है। मार्गरेट जो है वो क्या है, गाय की माँ है। मार्गरेट क्या है, गाय की माँ है, ठीक है। तो मार्गरेट जब गाय की माँ है, यानी गाय का जो भाई है वो डैन है, तो डैन की भी माँ होगी। जब गाय की माँ है तो डैन की भी माँ, तो इन सब की माँ कौन है, उसका नाम है मार्गरेट, ये हो गई माँ एम से, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो गाय की माँ है वो कौन है, जूड़ी। जूड़ी जो हो गई तो एन से नानी हो गई, जूड़ी किसकी नानी हो गई, मतलब ये गाय की माँ है। और गाय के बच्चे कौन कौन से हैं, डैन है, और एक डैन है गाय का नहीं मार्गरेट, और हाँ ये जो जूड़ी है वो मार्गरेट गाय की माँ है और जूड़ी की बेटी है। अच्छा हाँ, ये जो जूड़ी की बेटी है, मतलब जो मार्गरेट है वो गाय की माँ है और जूड़ी की बेटी है, मतलब जूड़ी की बेटी है, जो मार्गरेट जूड़ी की बेटी है, तो यानी कि जूड़ी की मार्गरेट की माँ कौन हुई, जूड़ी हुई। और जो जूड़ी है वो डैन की और गाय की नानी है, ठीक है। तो यहाँ से एन से नानी दे दिया गया। अब नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा निश्चित रूप से कथन सत्य है, तो देखिए निश्चित एक कथन इसमें सत्य है, वो आपको देखना है। तो सबसे पहले आप इससे समझ गए, ये नानी हो गई, और दो इनके नाती और नातिन हो गए, डैन और गाय जो है नाती नातिन हो गए, और जोशुआ जो है इनका दामाद हो गया, और बेटी कौन है इनकी, मार्गरेट है। तो आप नानी से लेकर बड़े बुजुर्गों से लेकर चलिए, आप नानी कौन है, ये नानी हो गई, जूड़ी नानी हो गई, उनका दामाद हो गया जोशुआ, और बेटी हो गई मार्गरेट, और उनके दो मार्गरेट और जोशुआ के दो बच्चे हैं, डैन और गाय, ठीक है। तो आपको समझ आ गया इतना, पहले आप क्वेश्चन आपने अच्छे से समझ लिया, अब आप ऑप्शन में जाइए। जब आप क्वेश्चन अच्छे से समझ लेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आंसर अच्छे से दे पाएंगे। फिर क्या है, जूड़ी डैन की सास है, जूड़ी जो है वो डैन की सास है, नहीं जूड़ी डैन की सास नहीं है, जूड़ी जोशुआ की सास है। क्यों, डैन तो जोशुआ का बेटा है और डैन जूड़ी का नाती है, तो डैन की सास नहीं है, ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद मार्गरेट डैन की माँ है, जो मार्गरेट है वो डैन की माँ है, नहीं वो डैन की माँ नहीं है, वो क्या है, डैन की नहीं, हाँ मार्गरेट जो है वो डैन की माँ है, ये कथन जो है सत्य है आपका। मार्गरेट जो है वो डैन की माँ भी है और गाय की माँ भी है, ठीक है। तो मार्गरेट डैन की माँ, ये कथन आपका सत्य है। और जूड़ी जोशुआ की दादी है, जूड़ी जो है जोशुआ की दादी है, जूड़ी जोशुआ की दादी नहीं है, जूड़ी जोशुआ की सास है, क्योंकि मार्गरेट की पत्नी है, मार्गरेट का पति है जोशुआ, और जूड़ी जो है वो जोशुआ की सास है, तो ये यहाँ पे दादी नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। क्यों, एक ऑप्शन आपका सही है, सेकंड नंबर, मार्गरेट जो है वो डैन की माँ है, जो मार्गरेट है वो गाय की भी माँ है और डैन की भी माँ है। तो इस तरह से घुमा फिरा के आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, लास्ट है, और नेक्स्ट है, यदि कोई नर्तक नहीं है तो पतला नहीं है। यदि कोई नर्तक नहीं है जो पतला नहीं है, मतलब ऐसा कोई नर्तक नहीं है जो पतला नहीं है, ठीक है। और कोई गायक नहीं है जो नर्तक नहीं है। अब सोचिए जरा, कोई नर्तक ऐसा नहीं है जो पतला ना हो, हर नर्तक मतलब पतला है, दुबला पतला है, ठीक है। और कोई गायक ऐसा नहीं है जो नर्तक ना हो, मतलब कोई भी ऐसा गायक नहीं है जो नर्तक ना हो, जो नाचता ना हो। तो यानी कि मतलब नर्तक और गायक दोनों एक ही है, और दोनों दुबले पतले हैं, गायक भी दुबला पतला है और नर्तक भी दुबले पतले हैं, है ना। तो कौन से कथन हमेशा सत्य होते हैं, मतलब कोई पतला व्यक्ति नहीं है जो नर्तक नहीं है, ठीक है। दूसरा आपने क्या है, सभी दुबले पतले गायक हैं, इसमें कथन सत्य कौन कौन से हैं, तो सभी दुबले पतले जो हैं वो गायक, हाँ ये बात सही है कि सभी जो दुबले पतले जो गायक हैं वो सब दुबले पतले हैं। कोई पतला व्यक्ति नहीं है जो नर्तक नहीं है, मतलब इसमें ये पूछा कोई पतला व्यक्ति नहीं है जो नर्तक नहीं है, तो ऐसा तो नहीं है, सारे नर्तक जो हैं वो सारे पतले व्यक्ति हैं, तो सबसे पहले ये तो आपका ऑप्शन गलत हो गया। सही क्या है इसमें, सभी दुबले पतले गायक हैं, हाँ जो गायक हैं वो सब दुबले पतले हैं,
ठीक है। और नर्तक भी दुबले पतले हैं, तो गायक नर्तक दोनों, तो ये आपका आंसर सही है। स्लिम कोई भी सिंगर भी होता है, ये भी आपका अटपटा सा आंसर है, ये भी आपका सही नहीं है। इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। तो आपका सेकंड नंबर है वो आपका राइट आंसर होगा। सभी दुबले पतले गायक हैं, मतलब गायक और नर्तक दोनों ही दुबले पतले हैं। तो क्वेश्चन ऐसे पूछा है आपको घुमा के, दिया गया है नर्तक को पतला पहले बताया गया, फिर गायक जो है वही नर्तक भी है, तो ऑब्वियस सी बात है कि गायक भी पतले होंगे। तो इस तरह से सभी दुबले पतले गायक हैं। बहुत घुमा के क्वेश्चन देने आते हैं, आपकी बुद्धि का परीक्षण होता है एक तरीके से, बौद्धिक लेवल। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये जो है ये आपका राइट आंसर होगा। एक चीज़ आपकी छूट रही थी, वो भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। तो ये क्लास आपकी कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप बताएंगे तो कैलेंडर से रिलेटिव जो क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो मैं आपको बता दूंगी एक क्लास में, वो भी आप देख लेना इसमें रीजनिंग का। और नेक्स्ट यूनिट आपकी 7th होगी, और एक क्लास आप लोग अगर कमेंट्स करेंगे तो मैं एक क्लास आपको और दे दूंगी। उसके साथ ही साथ आप वीडियो को लाइक भी करते रहिए, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और चैनल को शेयर भी करते रहिए। ठीक है, तो आपका जो लास्ट पॉइंट है वो आपका है कि लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स क्या क्या होते हैं। जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया था, थोड़ा सा मैंने आपको बता दिया है हेडिंग्स वगैरह में। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग के। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है आपका, तो आप पूरा ही जान लीजिए, मोटा मोटा आपने नाम याद रख लेने कि वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या आता है और नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आपका एनोलॉजी, जिसको क्या कहते हैं, वर्ड बेस्ड और न्यूमेरिकल कहते हैं। ठीक है, ओड पेयर आता है आपका वर्ड बेस्ड और न्यूमेरिकल। ठीक है, क्लासिफिकेशन, इसमें सिर्फ नाम ही आपको याद रखने हैं। ठीक है, मिसिंग कैरेक्टर्स, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कोडिंग डिकोडिंग किसके अंतर्गत आता है, मैचिंग करिए आप। वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या क्या आता है। ठीक है, तो कौन कौन से आपके वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपका बन सकता है। तो कोडिंग डिकोडिंग, सिंबल्स, मैथमेटिकल ऑपरेशंस, सीटिंग अरेंजमेंट, जिसको हम लीनियर और सर्कुलर कहते हैं, ब्लड रिलेशंस जो हैं ये आपके उसके अंतर्गत आते हैं वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत। ठीक है, जैसा कि मैंने नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या बताया था आपको, डायग्राम और चित्र बताए थे। ठीक है, और बाकी सारी चीज़ें जो आपकी आती हैं इस तरह से आप समझेंगे तो वो सारी आपके वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत, मतलब रिलेशनशिप के बारे में पूछ सकता है। ठीक है, रैंकिंग के बारे में, पहेलियों के बारे में, डायरेक्शन सेंस एंड साइकोलॉजिस्ट में वेन डायग्राम। ठीक है, और आपका इन्फ्रेंस, कंक्लूजन, और कैलेंडर, क्लॉक, कैलेंडर के बारे में, कैलेंडर से क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, तो आप बताइए, कहेंगे अगर तो मैं एक क्लास ज़रूर आपको दूंगी कैलेंडर से क्वेश्चंस जो आते हैं जिस तरह के, उसमें से मैं आपको 10-15 मिनट 20 मिनट की एक क्लास आपको जरूर दे दूंगी। अगर आप कमेंट्स करेंगे, अगर आप इच्छुक होंगे तो मैं एक क्लास और दूंगी, वरना आपका जो सिलेबस है वो मेरा 10 यूनिट कंप्लीट कराने का, वो मेरी पूरी कोशिश जारी है। तो नॉन वर्बल रीजनिंग क्या है, क्यूब और डाइस। ठीक है, नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत क्या करता है, क्यूब और डाइस, सीक्वेंस ऑफ फिंगर्स, है ना, मैट्रिक्स, मिरर्स और वाटर रिफ्लेक्शंस, और कॉन्फ़िगरेशन एंड फिटिंग पीस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं, मतलब डायग्राम्स और चित्र के माध्यम से जैसे पता करा जाता है लॉजिकल रीजनिंग, वो हमारा नॉन वर्बल रीजनिंग है। और वर्बल रीजनिंग क्या है आपकी, साइक्लोजिस्म और वेन डायग्राम, है ना, तो इन्फ्रेंस या कन्फ्यूजन, मतलब मौखिक और गैर मौखिक जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये वो आपका मौखिक में आता है और ये गैर मौखिक में आता है। तो इस तरह से आपकी ये जो क्लास है ये यहीं पे समाप्त होती है। और जैसा कि मैंने अभी बताया कैलेंडर से रिलेटिव या रीजनिंग के उससे आप और भी क्वेश्चन आते हैं, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उस तरह के क्वेश्चंस करवाने के लिए जो टाइम समय का चूंकि अभाव है, मुझे 10 यूनिट पूरी करानी है। उसके बाद अगर आप रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, मुझे अच्छे से लाइक आप दे रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए क्लास, जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोगों का भी कुछ फर्ज बनता है कि आप लोग वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि मैंने पहले भी बोला, 4-5 हज़ार सब्सक्राइब हो जाने के बाद मैं आपके सामने लाइव आके पढ़ाऊँगी। और लाइव का जो बेनिफिट होता है, उसकी लाइव के बेनिफिट में तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाती हैं, क्योंकि आमने सामने लाइव चैटिंग हो रही होती है। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका तो इसलिए जब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप लोग का फ़र्ज बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।